रुमान हाशमी साहब, जिस तरह का बयान एक पूर्व कमांडर का आया है और उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पे तलवार लटकी हुई है, तो ये भी तो हो सकता है कि एक प्रेशर तो बनाया जाता है। उसको ऐसे तो नहीं किया जाएगा कि साहब उनका खैर मकदम शुरू हो जाएगा आते ही। तो क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स है या वाकई तलवार लटकी है और ईरान जो है वो दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाएगा? क्या क्या मतलब इसके पीछे, या क्या सिचुएशन होगी डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद? जबकि पहले के मुकाबले हमें लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा मैच्योर हुए हैं, ज्यादा मैच्योर पॉलिटिक्स उनकी हुई है, क्योंकि 4 साल उन्होंने और गहराई से चीजों को समझा है। और जिस तरह से अपनी स्पीच में, यानी जीतने के बाद जो उनकी स्पीच हुई, मुस्लिम का जिक्र किया, स्टेज पे भी उनको लेकर के आए। तो ये क्या लग रहा है आपको कि क्या वाकई जो है कुछ बदलाव आएगा या फिर वैसे ही चीजें रहेंगी? मुमताज भाई, जहां तक सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तलवार लटक रही है या ईरान हाथ बढ़ाता है कि नहीं बढ़ाता है, तो जियोपॉलिटिकल जो जो डायनेमिक्स है और जो पावर इक्वेशन है, उस बैकग्राउंड में ये आराम से ये बात कही जा सकती है, जो पुराना मुहावरा है कि मेमना ये तय नहीं करता है कि पानी किस धारे की तरफ बह रहा है, ये भेड़िया, ये शेर ये तय करता है कि पानी राइट उत्तर जा रहा है कि पानी दक्षिण बह रहा है, क्योंकि उसे मेमने को खाना होता है। ईरान या कोई भी, इवन रशिया, $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है रशिया की, आइसोलेट हो गया है, हंड्रेड्स ऑफ एम्बार्गो लग गया है यूक्रेन पे हमला करने के सजा के तौर पे, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट इशू कर दिया है, जो आज तक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के प्रोसिक्यूटर ये लगातार रिक्वेस्ट इन्होंने किया कि नेतन्याहू पे और गिलांट पे, जिस डिफेंस मिनिस्टर जिनको बर्खास्त किया, और यही सिनवार पे, मोहम्मद दाइफ पे अरेस्ट वारंट इशू किया जाए, लेकिन यह सिनवार और मोहम्मद दाइफ तो कत्ल कर दिए गए। लेकिन 2 महीने के अंदर यूक्रेन पे अटैक करने के बाद नेतन्याहू पे जब अरेस्ट वारंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जारी कर सकता है, तो किस दबाव के तहत एक हॉलोकॉस्ट हो रहा है गजा के अंदर, और मेडिकल मतलब तो था ही वो एक इंटरनेशनल एक वर्ल्ड का सबसे ह्यूज कंसंट्रेशन कैंप, मगर जिस तरह से हॉलोकॉस्ट वहां हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, एथनिकल क्लिंजिंग जो हो रहा है, आज तक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने तय जारी नहीं किया। उसकी वजह यही है कि ये मेमना तय नहीं करता है कि पानी की धारा किधर बह रहा है। अंकल सैम जब ये तय करेंगे तब ये फैसला होगा। इसीलिए ईरान चाहे न चाहे, डोनाल्ड ट्रंप ने तो चुनाव में कहा कि वो वार नहीं चाहते हैं, वो सीज फायर चाहते हैं, वो पीस चाहते हैं, और हमने अगर जंग लड़ी तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ISIS को खत्म किया मैंने, और सुलेमानी को मैंने टारगेट किया, उसको एलिमिनेट किया। उस ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के एक्स कमांडर क्या बयान दे रहे हैं कि ये जांच बाकी है, वो तो खुद प्रोक्लेम कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि मैंने 2 काम किया, ISIS को एलिमिनेट किया और खत्म किया, फिनिश किया और एलिमिनेट किया मैंने सुलेमान को, कासमी, जो बगदाद एयरपोर्ट पे इंटरनेशनल जो रिवोल्यूशनरी गार्ड के जो कमांडर थे, इंचार्ज थे, बल्कि गल्फ में सीरिया से लेकर के इराक तक कंट्रोल कर रहे थे, वो शिया मिलिशिया को प्रोटेक्शन में बशीर अल असद के, या फिर बगदाद गवर्नमेंट को बचाने के लिए वो ये काम कर रहे थे, उनको एलिमिनेट कर दिया। किरदार मामला ये है कि रोल क्या रहेगा डोनाल्ड ट्रंप का सेकंड। दुनिया इंतजार में है, जब वो 20 जनवरी को व्हाइट हाउस में दाखिल होंगे, उसके बाद दुनिया इंतजार में है कि उनका एज ए प्रेसिडेंट क्या कदम होगा। लेकिन उनका जो पहला दौर था वो मिडिल ईस्ट में अरब के हवाले से तो कोई बहुत ही शानदार नहीं था, वो बिल्कुल क्लियर प्रो इजराइल था। उन्होंने जेरूशलम से, तेल अवीव से कैपिटल एम्बेसी अमेरिका का हटा करके जेरूशलम में लाया,
उन्होंने वेस्ट बैंक में सेटलर्स को लीगल स्टेटस दिया कि लीगली वो सेटलर्स वेस्ट बैंक में सही है। 30% लैंड जो है वेस्ट बैंक का वो लीगली एक्वायर इजराइल कर सकता है। उन्होंने UNRWA जिसको इजरायली पार्लियामेंट ने नेसेट ने बैन कर दिया, जिससे लाखों लोगों की, फलस्तीनियों की, गजा से लेके वेस्ट बैंक से लेके ईस्ट यरूशलेम तक लाखों फलस्तीनियों पर भुखमरी की, और एजुकेशन और मेडिसिन, ये जो भी UNRWA करती थी उसको बैन जिस पार्लियामेंट ने किया है इजराइल के, उसको अपने कार्यकाल में, अपने टेन्योर ने UNRWA को, UNRWA को ट्रंप ने भी उसको बैन कर दिया था। तो ह्यूमन राइट रिकॉर्ड्स कोई ट्रंप का बहुत सही नहीं है, लेकिन बदलते सिनेरियो में ये 1 साल से ऊपर जो वार चल रहा है, ट्रंप को एक शिकायत रही, जो क्योंकि ट्रंप अपने जहन से नहीं सोचते, वो अपने दिल की बात करते हैं। वो एक कोई स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं है। वो WWE में भी जाके फाइट कर चुके हैं। वो एक अलग ही मिजाज के हैं। डोनाल्ड रीगन जो थे रिपब्लिकन प्रेसिडेंट, वो भी फिल्म दुनिया से आए थे लेकिन वो वेटरन पॉलिटिशियन अपने को उन्होंने साबित किया। सोवियत रशिया के खिलाफ उन्होंने मदद किया, मुजाहिदीनों का अफगानिस्तान में डिफीट हुई रशिया की, और टूट भी गया गोर्बाचोव के समय में सोवियत रशिया। लेकिन ये अलग मिजाज के हैं। इन्होंने अभी हाल में, जैसे वो दिल से सोचते, दिमाग से वो सोचते ही नहीं कि वो क्या बोलने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसका एग्जाम्पल ये था, मिसाल के अभी चुनाव के दौरान एक ज्यूज लॉबी को वो एड्रेस कर रहे थे, ऑडियंस को एड्रेस करते रहते, और उसमें उन्होंने कहा कि ये जो वेल्दी ज्यूज हैं ये बहुत गलत कर रहे हैं, ये कमला हैरिस को ये डोनेशन ज्यादा दे रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इट्स नॉट गुड। और उसके बाद उन्होंने फिर एक बयान दिया कि चुनाव से पहले कि हमारे जो एलाइज हैं वही मुझे ज्यादा धोखाए थे। मतलब वो ज्यूज कम्युनिटी की ओर इशारा कर रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि भाई हम खुद एक इजराइल को सपोर्ट करते हैं, और अगर डेमोक्रेट कमला हैरिस अगर आ जाती है तो इजराइल को नुकसान होगा, फिनिश होगा, और काफी सारी बातें एक लाइन पे आते बोलते हैं, उनको खुद भी याद नहीं रहता होगा क्या बोल रहे हैं। लेकिन 79% ज्यूज ने कमला हैरिस को वोट दिया। ये बात डोनाल्ड ट्रंप भूलेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन के जीत पे जो स्पीच दी, उन्होंने खास शुक्रिया अदा किया सबों का। उसमें उन्हें अरब का और मुसलमानों का भी शुक्रिया अदा किया कि पहली बार ऐसा अमेरिकन डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में हुआ है कि अक्रॉस द लाइन, आइदर रेशियल लाइन और रिलीजियस लाइन और व्हाट्सोएवर लैंग्वेज लाइन, वहाँ स्पेनिश भी कुछ एरिया में बहुत ज्यादा बोली जाती है यूएस में, सबों ने हमें वोट दिया। तो और अरब जो डेमोक्रेट्स हैं, जो डेमोक्रेट्स से रिपब्लिकन में ज्वाइन किया, उन लोगों को उम्मीद है। रुमान आशिफ साहब, मैं इस पे आऊंगा। आवाज नहीं आ रही किसी की भी। हाँ, माफी चाहते हैं, वो हैंग कर गया था मेरा लैपटॉप, जिससे मैं ये पूरा चलाता हूँ, उसकी वजह से मैं बेबस था। कट गया कि आ रहा था? नहीं, आप लोगों का आ रहा था, आप लोगों का आ रहा था, और बस मैं ही नहीं बोल पा रहा था, तो मैं आपकी बातें भी सुन रहा था। मैं इसीलिए कह रहा था कंटिन्यू कीजिए। मैं फजील साहब रोमान हाशमी साहब के पास आऊंगा, और रोमान हाशमी साहब से जो आयतुल्लाह खामनाई साहब ने हिजबुल्लाह के लिए कहा कि साहब हिजबुल्लाह की जीत है और ये हारेगा इजराइल, तो अभी हिजबुल्लाह क्या सैयद आयतुल्लाह नसरुल्लाह हसन नसरुल्लाह की जो मजलिस थी या उसके हवाले से, या कमांडर्स हैं, उन्होंने रेजिडेंस फोर्स की भी बात की है, तो हिजबुल्लाह की जो जीत की बात की है वो किस पस मंजर, क्योंकि हिजबुल्लाह की अपनी लड़ाई नहीं है, लड़ाई जो है फिलिस्तीन की है। तो हिजबुल्लाह की जीत के क्या मानी है? क्या हिजबुल्लाह की जीत का मतलब जीत जो है वो फिलिस्तीन है या कुछ और है? फिलिस्तीन की ही है, चाहे वो हिजबुल्लाह के जरिया हो। फलस्तीन, अगर गजा के जीत का रास्ता
लेबनान से होकर गुजरता है तो उसके यही माने हैं कि वो जीत दरअसल गजा की है, क्योंकि जंग जो है हमास ने शुरू किया था 7 अक्टूबर को, और 7 अक्टूबर के बाद इसराइल ने अटैक किया, और उसके जैसे ही इसराइल ने अटैक किया, जब से लगातार हिजबुल्लाह हमला कर रहा था, और हौती ने भी अपना फ्रंट खोल दिया था। अपने हमास के सॉलिडेरिटी में ये इन्होंने जंग की शुरुआत की, और 3 डिवीजन आर्मी, इसराइल ने 3 डिवीजन आर्मी लेबनान में एंटर कराए थे। करीब 40,000 आर्मी फौज इसराइल की पूरे टैंक के कॉलम के साथ इंटर की थी, लेकिन हिजबुल्लाह के फाइटर तैयार बैठे थे। जो जंग का सिनेरियो निकल के आया, 100 मीटर 200 मीटर से आगे अब बढ़ नहीं पाए। अभी पिछले 2-3 दिन से ये खबर लगातार 4-5 दिन पहले ये खबर आ रही थी कि इस शहर को घेर रहे हैं इजरायली आर्मी। खाइम पे को घेर रखा था, खाइम को क्रॉस करके खाइम शहर पे वो कब्जा करना चाह रहे थे, वहां आगे बढ़ना चाह रहे थे। लेकिन हमास ने पिन पॉइंट करके जो उसका गाइडेड मिसाइल है, जो वीडियो वो लगातार जारी भी कर रहा है अपने टेलीग्राम चैनल पे और दूसरे सोशल साइट पे, हिजबुल्लाह हो या हमास हो, और इवन द हौती और इराकी मिलिशिया वो वीडियो डेली जारी करते हैं। मगर हिजबुल्लाह का जो वीडियो था, गाइडेड मिसाइल, एक लेबनान के एक पहाड़ी इलाके में एक छोटा शहर जिसके मकान में इकट्ठा हो रहे थे इजरायली आर्मी, और सामने वाले मकान पे इजरायली झंडा लहरा रहे थे इजरायली फौजी, और लेजर गाइडेड मिसाइल, लेजर नहीं सॉरी गाइडेड मिसाइल से अटैक किया, और पिन पॉइंट अटैक करके कई कैजुअलिटी हुई इजरायली आर्मी की। तो खाइम से इजराइल ने अपनी फौज को पीछे हटाया, जो 3 कॉलम डिवीजन आर्मी, 40,000 आर्मी टैंकों के साथ। तो टैंकों का और आर्मी का इतने कैजुअलिटी हुई, लगातार हेलीकॉप्टर उतर रहे थे उन इलाकों में और रेस्क्यू कर रहे थे इजरायली हेलीकॉप्टर इजरायली फौजियों को। अब सीन ये है कि वो फिर वापस शिवा फार्म पे चला गया इजराइल, और अंधाधुंध कारपेट बॉम्बिंग कर रहा है, जो उसका दाहिया डॉक्ट्रिन है कि बराबर कर दो, रबल में कर दो, बिल्कुल समतल कर दो एनिमी टेरिटरी को। यही हाल उन्होंने गजा का किया है, और यही हाल उन्होंने 30% साउदर्न लेबनान का भी उन्होंने यही हाल किया है। तो वहाँ पे यूनिसेफ ने जिन शहरों को यूनिसेफ हेरिटेज टाउन डिक्लेयर किया था, इवन यहूदी जिन्हें अपना लास्ट प्रॉफिट मानते हैं, मोसेस, हजरत मूसा, उनके निशानी वहां पे थी एक शहर में, जहाँ वो कुआं था जहां से उन्होंने भेड़ों को पानी पिलाया था, उसको भी उन्होंने बर्बाद कर दिया, उसको भी खत्म कर दिया, वहां बम्बारमेंट की। कोई उन्होंने डिफरेंसेस नहीं ये किया कि क्या रिलीजियस वैल्यू है या जोग्राफिकल हिस्टोरिकल वैल्यू क्या है, मोनूमेंट्स क्या है, रोमन सारे कदीमा के वहां पर निशानियां थी, इन सबको बर्बाद किया। बिब्लिकल जो इमारतें हैं, जैसे हमने बताया वो कुआं जहाँ हज़रत मोसेस ने भेड़ों को पानी पिलाया था, उनको भी खत्म कर दिया, क्योंकि ये ज़ियोनिस्ट लॉबी है। ज़ियोनिस्ट एक लिबरल सेकुलर पॉलिटिकल फिलॉसफी है, जिसको मानने वाले पहले क्रिश्चियन थे, बाद में ज्यूज ने। हालांकि हेजल ने इसको फिलॉसफी को, ज़ियोनिस्ट फिलॉसफी को जारी किया, और वियना में पहला 1897 में कांग्रेस हुआ था, 1897 में, और वहां से 3 पादरी को भेजा गया था इसी फलस्तीन में। और फलस्तीन में आने के बाद उन्होंने जो लेटर लिखा वहाँ वियना में चीफ रबाई को, तो ये लिखा कि दुल्हन तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसकी शादी किसी और से हो चुकी है। तो इजरायली लीडर जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुए थे, उन्होंने उनका बयान है, उन्होंने कहा कि हम जो है दुल्हा कमजोर है, हम दुल्हन को ले जाएंगे उठा करके। और इजराइल ज़ियोनिस्ट बाद में ये कहने लगे, प्राइम मिनिस्टर जो भी हुए, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बिन गुरियन हुए और बेगिन हुए, ये सब ये कहने लगे कि इजराइल फलस्तीन में था क्या? फलस्तीन तो सुनसान था, डेजर्ट था, बैरन लैंड था, हमने उसे बसाया है। ये इतना झूठ भी बोलते हैं, जो उनका एक फिलोसफिकल, एक पॉलिटिकल टूल्स है, विच इज कॉल्ड हसबारा।
जो वहाँ डिपार्टमेंट भी है पब्लिक रिलेशन हसवारा के नाम से ही, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, किस तरह से आप झूठ बोलिए। कहा कि कोई प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे इसराइल के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, सेकंड प्राइम मिनिस्टर, उनके लीडर के फलस्तीन तो खाली था, बैरन था, हमने बसाया। और 1897 में जो पादरी जो रबाई आते हैं वो कोडेड मैसेज ये देते हैं कि दुल्हन जो है बहुत खूबसूरत है लेकिन शादी किसी और से। मतलब काफी एस्टैब्लिश एरिया ऑटोमन एम्पायर के रिजिम। मैं आऊंगा, मैं रुमान हाशमी साहब से लास्ट में थोड़ा सा, क्योंकि आज हौती की बात नहीं हुई और मैं चाहूंगा कि कल इस पे तफसील बात हो। रुमान हाशमी साहब, जिस तरह से रेड सी को अभी भी ब्लॉक किया उस पर बात नहीं होती, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तमाम मुल्कों के लिए कि रेड सी का रुका रहना। क्या लग रहा है कि ये क्या ये मसला सुलझेगा? क्या रेड सी जब तक फिलिस्तीन में कोई बात नहीं हो जाती है, कोई समझौता नहीं होता, तब तक वो रेड सी रुका ही रहेगा? और क्या लग रहा है कि ट्रम्प जो है कुछ एक्शन लेंगे या कैसा एक्शन? शॉर्ट में अगर थोड़ा से, क्योंकि आज टाइम हो गया और फिर हम इस पे डिटेल बात करेंगे, लेकिन ये मैं चाह रहा था आज की इस पे थोड़ी सी बात हो जाए। चाहे वो मामला रेड सी का हो, ईस्टर्न मेडिटेरियन सी हो, या फिर लेबनान, नॉर्दर्न इजराइल की बात करें, लेबनान बॉर्डर की बात करें या गजा की बात करें, ये लड़ाई गजा से जुड़ा हुआ है। और गजा के सॉलिडेरिटी में हिजबुल्ला अपनी ताकत से नॉर्दर्न इजराइल पे हमला कर रहे हैं, जिसमें नॉर्दर्न इजराइल बिल्कुल पैरालाइज हो गया है कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से। उसकी 60,000 की आबादी सेटलर्स की होटल में रहने को मजबूर है, सरकार उनको होटल में रखी हुई है। लगातार वो जो मिसाइल दाग रहे हैं, लगातार रॉकेट या ड्रोन भेज रहे हैं, इससे उनकी कॉमर्शियल एक्टिविटीज को नुकसान पहुंच रहा है। और उस नुकसान के चलते इनको हेविली जंग का नुकसान, और जो टाइम कंज्यूम हो रहा है ड्रोन और मिसाइल और काउंटर इजराइल का सायरन, अलर्ट सायरन, ये एक बार में तेल अवीव पे ही मिसाइल दागा हिजबुल्ला ने 2 मिलियन की आबादी शेल्टर में चली गई। और आप देखें कि कितना इसमें टाइम कंजम्पशन है। बिजनेस कमर्शियली स्टैंड स्टिल पे इजराइल का, इसीलिए इकोनॉमिकल हालत काफी खस्ता हो गई है। जो IMF हो या मोडी हो, लोग जो छोड़ के जा रहे हैं वहां, बाहर जा रहे हैं, और 60,000 बिजनेस शट डाउन हो गया है। और खुद एलियट जो आप हौती का रेड सी की बात कर रहे हैं, इजराइल का अकेला रेड सी में पोर्ट जो है वो बैंकक्रप्ट हो गया है। एलियट पोर्ट के CEO ने पार्लियामेंट में, कैनेसेट में कहा कि अब जीरो हो गया है हमारी कॉमर्शियल एक्टिविटीज, उस पोर्ट को बंद हो गया हौती के अटैक की वजह कर। इजराइल को ये नुकसान दे रहा है वॉर। और नंबर्स ऑफ आर्मी किसकी स्ट्रांग है, किसकी कम है, अगर डिटर्मिनेशन हो, डिटर्मिनेशन और ये तय करता है जंग की तस्वीर को। 20 लाख वियतनामी फौजी मारे गए थे, या वियतनामी कहें, 20 लाख वियतनामी मारे गए थे अमेरिका के साथ वॉर में। अमेरिकन आर्मी सिर्फ 56,000 मारी गई थी और वियतनाम के 20 लाख। लेकिन जंग कौन जीता? हेवी कैजुअलिटी वियतनाम की थी, 20 लाख लोग मारे गए वियतनाम में, 56,000 अमेरिकन फौजी मारे गए। लेकिन जंग कौन जीता? जंग जीता वियतनाम। मोर देन 56 और 60,000 नियर अबाउट अमेरिकन आर्मी सरेंडर कर गई। 40,000 50,000 या एक मोटा मोटी एस्टिमेटेड 1.5 से 2 लाख फलस्तीनी गजा में मारे गए हैं। और इजराइल की आबादी 95 लाख की आबादी है, 1,60,000 उसके आर्मी है, वेल ट्रेंड जो आर्मी है उसकी 1,60,000 टोटल। और रिजर्व आर्मी को मिला दीजिए तो हार्डली 6 लाख, और पैरामिलिट्री 8,000, इनको मिला दिए 6 लाख की इनकी आर्मी बन रही है। रिजर्व को लड़ने कहाँ आता है? तो बात सही कर रहे हैं हमारे जो भी पैनलिस्ट हैं। रिजर्व आर्मी का काम ही क्या था? रिजर्व आर्मी का सिवाय इसके काम कि 33 महीने के लिए 3 महीना के लिए या 36 महीने के लिए गजा में पेट्रोलिंग करना, उनके पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करना, उनकी नाकेबंदी करना, और रात में उनके घरों में घुस जाना, ये काम था। उनके वाटर टैंक पे, छत पे चढ़ के उनको हरास करना कि हम तुम्हारे, और बेगुनाह वेस्ट बैंक के सिविलियन को गोली मारना और सेटलर्स को मदद करना कि तुम आकर के इनके जमीन पे कब्जा करो। लड़ना तो उन्होंने जाना ही नहीं, इससे इन्हें नुकसान हो रहा है। और इस वजह कर 40,000 आर्मी
जो गई थी लेबनान में, वो वापस आ गई भारी हजमियत उठा के। क्या कर लिया उसके टैंक ने, मरकावा टैंक ने, उसके जो फाइटर प्लेन है और ज्वाइंट जो सपोर्ट, आर्मी सपोर्ट, एयरफोर्स का सपोर्ट मिलता है अमेरिका का खास करके और ब्रिटेन का, इन लोगों ने क्या कर लिया लेबनान में। टॉप लीडर बिल्कुल हिजबुल्लाह के मारे गए, सेकंड टियर लीडरशिप मारी गई, लेकिन फाइटर अपने जमीन पे डटे रहे, उन्होंने अपनी जमीन नहीं छोड़ी और चेन ऑफ कमांड उनका नहीं टूटा। जो नुकसान हुआ उन्होंने फिल अप कर लिया। तो वी शुड नॉट गो फॉर द नंबर और पावर, कितने पावर है, पावर अमेरिका ही कोई बहुत ज्यादा था। हमारे और आपके तो देखा हुआ है 22 साल के अंदर मिलियन ऑफ डॉलर का आर्म्स छोड़ के और नुकसान उठा करके 8,000 फौजी, 9,000 मारे गए और बिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान उठा करके वो चले गए, हथियार छोड़ के चले गए, हेलीकॉप्टर छोड़ के चले गए, हम वर्ग गाड़ी और टैंक छोड़ के चले गए अफगानिस्तान से। ये अलग बात है कि बाइडन एक तरफ आर्मी को हटाया अफगानिस्तान से, दूसरी तरफ जेलेंस्की को सीज फायर नहीं करने दिया, वरना टर्की में तो तय हो गया था सीज फायर पुतिन और जेलेंस्की के बीच में कि क्रीमिया दे दो, रशिया ने कहा हमें क्रीमिया दे दो, सीज फायर कर लेते, विन विन सिचुएशन था। लेकिन अमेरिका और यूरोपियन कंट्री को ये था कि नहीं, नेटो का तो मेंबर हम इसको बनाएंगे, और जेलेंस्की को भी शौक था कि नेटो का मेंबर बनेंगे और हथियार और आर्म्स मिल रहा है। हालत क्या हुई, हालत ऐसी हो गई कि अब डोनाल्ड ट्रंप जो आए हैं ये तो जंगबंदी करेंगे, पहले ही कह रहे हैं सीज फायर करेंगे हम यूक्रेन में, और पुतिन के साथ बात करेंगे। पुतिन इज अ नाइस फेलो, नाइस गाई, वो तो सबको नाइस गाई करते हैं, पुतिन को नाइस गाई। वेस्ट बैंक के प्राइम मिनिस्टर फलस्तीनी अथॉरिटी महमूद अब्बास इज अ नाइस गाई, ही इज अ फादरली फिगर। नरेंद्र मोदी इज अ नाइस गाई, ही इज अ फादरली फिगर। ये तो किम जोंग इज अ नाइस गाई, वहां चले गए तो उसके साथ पोस्ट देके तस्वीरें खिंचाई। ये तो पीस की बातें कर रहे हैं और इन सबों के साथ चाहे वो थोड़ा कलाई ट्विस्ट करे नेतन्याहू की या कलाई ट्विस्ट करे वो हमास का सीज फायर, वो यहाँ भी करेंगे। देखना इसमें रोल अरब कंट्रीज का होगा, इसमें रोल बिन सलमान का होगा कि ये फलस्तीन के मुद्दे पर अब्राहम अकॉर्ड पे साइन करके इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल रिलेशन बहाल करते हैं, या डोनाल्ड ट्रंप ये दबाव डालते हैं कि वो 2 नेशन स्टेट के लिए नेतन्याहू को तैयार करे, तभी हम अब्राहम अकॉर्ड पे साइन करेंगे और तभी परमानेंट सीज फायर मिडिल ईस्ट में हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उनको मैच्योर डिसीजन लेना पड़ेगा, ठोस डिसीजन लेना। परमानेंट सीज फायर सिर्फ बोलने से नहीं होगा, उनको इस लाइन पे काम करना होगा। और फलस्तीनियों का सेल्फ डिटर्मिनेशन जो है, अरबों ने बड़ी उम्मीदें के साथ उनको वोट दिया है, मुसलमानों ने अमेरिका में बहुत उम्मीदों के साथ रिपब्लिकन पार्टी को वोट दिया, खासकर डोनाल्ड ट्रंप को बहुत उम्मीदों के साथ वोट दिया। डोनाल्ड ट्रंप इस बात को मान भी रहे हैं, उन्होंने अपने विनिंग स्पीच को अप्रिशिएट भी किया है, लेकिन अब देखना होगा उन अरबों को, बिल्कुल मुसलमानों को ये सीज फायर में फलस्तीनियों के सेल्फ डिटर्मिनेशन का और 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए नेतन्याहू को तैयार कर पाते हैं कि नहीं, ये बड़ी मुश्किल है कि तैयार कर पाएंगे, क्योंकि ज़ियोनिस्ट पॉलिटिकल लॉबी, राइट विंग रेडिकल, चाहे वो लिक्विड पार्टी लेड गवर्नमेंट नेतन्याहू की हो, चाहे वो लेबर पार्टी हो, कभी ये 2 स्टेट सॉल्यूशन पर तैयार नहीं होंगे जब तक इनकी इकोनॉमिकल तौर पर मदद और मिलिट्री मदद अमेरिका बंद नहीं करे। ये इसको लेकर के कितना सिंसियर होते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये देखने की बात होगी। जी।